नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। कल संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक होने जा रही है। इससे पहले शुक्रवार को हरियाणा के 7 किसानों ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की है। सीएम और किसानों के बीच जो बात होगी, इसकी चर्चा कल संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में निश्चित तौर पर की जाएगी। इसके बाद किसान आंदोलन वापसी पर फैसला करेंगे, लेकिन जिस तरह से सरकार नरम पड़ रही है, उससे ये चर्चाएं अब गर्म हो गई हैं कि क्या कल किसानों का आंदोलन खत्म हो जाएगा। रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। तीन कृषि कानूनों की वापसी के साथ ही किसानों की घर वापसी की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। किसानों की घर वापसी के सवाल को इस बात से भी बल मिल रहा है क्योंकि किसानों की बाकी मांगों पर सरकार भी नरम पड़ती हुई दिखाई दे रही है। यही वजह है कि जहां केंद्र सरकार ने एमएसपी की मांग पर कमेटी बनाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा से 5 नाम मांगे, तो वहीं किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने, आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को मुआवजा देने और उनकी स्मारक बनाने के लिए जमीन की मांग को लेकर किसानों ने शुक्रवार को प्रदेश के सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी समेत प्रदेश के 7 किसान नेता मौजूद रहे। सीएम से चर्चा के बाद ये नेता शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा की होने वाली बैठक में किसानों के सामने ब्यौरा रखेंगे और उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा में अंतिम फैसला लिया जाएगा। लेकिन इससे पहले प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सरकार किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने पर विचार विमर्श कर रही है। देखिए, मुकदमे वापसी की बात जो है वो अभी हमारी बैठक हुई थी और उसमें बातचीत भी हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी कल दिल्ली गए हैं, वो उसकी सारी जानकारी उनको दे देंगे। जो आम आंदोलन से संबंधित मुकदमे हैं तो मैं समझता हूँ कि सरकार उनको वापस लेने के लिए तैयार है। वहीं किसान आंदोलन पर बोलते हुए प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से 3 कृषि कानून वापस लिए जा चुके हैं, जिससे किसानों में खुशी का माहौल है। उन्होंने कहा कि किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने पर हरियाणा सरकार का रुख सकारात्मक है। किसान संगठनों की बात यही आ रही है कि अभी उनकी मुख्य बातें पूरी हो गई और एमएसपी पर कमेटी में भी बहुत सारे किसानों की सहमति आ रही है। कुछ बातें हैं मुकदमे वापसी की, कंपनसेशन की, हरियाणा सरकार ने विषयों पर जो है सिंपैथेटिकली विचार कर रही है। तीनों कृषि कानून का मुद्दा अभी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ है कि अब कांग्रेस ने विधानसभा में भूमि अधिग्रहण बिल उठाने का ऐलान कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा ये बिल किसानों के हित में नहीं है। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आई तो मृतक किसानों के परिवारों को नौकरी और मदद करेंगे। ये किसानों की जीत हुई है, जो इतना लंबा संघर्ष मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखा। होते हैं आंदोलन, होते हैं, लेकिन इतना लंबा आंदोलन, क्योंकि ये किसानों के भविष्य का सवाल था। अब सवाल ये और भी मुद्दे हैं, जैसे केस बनाए हैं। जब कानून वापस हो गए तो केस भी सारे वापस होने चाहिए जो केस बनाए गए, कि उन कानूनों के खिलाफ विरोध करते हुए तो कानून वो बना दे, केस बना। अशोक तंवर टीएमसी में चले गए। एमएसपी का सवाल है। एमएसपी का सवाल है। वो जब मैं वर्किंग ग्रुप का चेयरमैन था, जब भी मैंने रिकमेंड किया था कि भाई आज जो है, आज तो और भी लागत बढ़ गई, आमदनी घट गई। कृषि व्यवसाय जो है वो घाटे का सौदा हो गया है। उसको लाभदायक बनाने के लिए एमएसपी जरूरी है। एमएसपी भी स्वामीनाथन के C2 फार्मूले को दिया जाए ताकि कृषि व्यवसाय लाभदायक बन सके, क्योंकि सबसे ज्यादा रोजगार कृषि में ही है। एक तरफ सरकार किसान आंदोलन का जल्द से जल्द समाधान निकालने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष अब भूमि अधिग्रहण बिल को हवा देने में लग गया है। हालांकि जिस तरह से किसानों के सीएम से मुलाकात हुई है, उससे देखते हुए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब किसान घर वापसी के लिए तैयार हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। कयास तो लगाए जा रहे हैं कि घर वापसी के लिए किसान तैयार हो गए हैं, लेकिन अभी तो एमएसपी भी नहीं मिली है। जो नारा बदला था कि जब तक एमएसपी नहीं तब तक घर वापसी नहीं,
उस नारे को लेकर अब क्या कुछ आगे की रणनीति कल संयुक्त मोर्चा की बैठक में बनेगी, हम बात करते हैं इस मुद्दे पर। जो पैनल मेरे साथ जुड़ा है उसका परिचय मैं पहले आपसे करा दूं। भाजपा की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए प्रोफेसर विधु रावल हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता संजीव भारद्वाज जी हमारे साथ हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता विजेंद्र रेड्डू जी हमारे साथ हैं। और स्टूडियो में मेरे साथ अमित नेहरा जी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और किसान नेता पवन नेहरा जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। पवन नेहरा जी, शुरुआत में आपसे ही करता हूं, क्या वाकई अब फाइनल हो चुका है मामला कि हाँ भाई ठीक है, अब संयुक्त किसान मोर्चा की जो बैठक होगी उसमें घर वापसी को लेकर अब बातचीत करेंगे और अंततः आंदोलन खत्म होने की दिशा में कदम आगे बढ़ चुके हैं? देखिए, किसान हमेशा से आशावादी रहा है और किसान आज भी इस बात को लेकर आशावादी है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से सरकार का रुख नरम हुआ है, वो एमएसपी कानून की जो गारंटी है वो भी हमें देगी, कानून बना करके देगी एमएसपी की गारंटी का। और हमारे किसानों पर, जो हमारे साथियों पर केस लिए गए हैं, उनको वापसी के लिए केंद्र सरकार जो है अपनी राज्य सरकारों को बोले, उनको बताए कि इनको वापस लिया जाना चाहिए। और जो भी हमारे शहीद हुए, किसान शहीद हुए हैं, उनके बच्चों के जीवन यापन के लिए उनको मुआवजा देने की जो बात है वो पूरी हो जाए। हम इस बात को लेकर आशावादी हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी का दिल बड़ा ही कोमल है और हम इस बात को लेकर के बिल्कुल आशावादी हैं कि ये सब होगा। तो किसान लालायित है अपने घर जाने के लिए, लेकिन मजबूरी में वो तो यहां पड़ा हुआ। कौन ऐसा होगा जो नहीं चाहता कि वो अपने घर जाए, लेकिन मजबूरीवश, क्योंकि उसका तो गला घर पे भी घोटा जा रहा था और यहां भी घुटना था, इसलिए वो रोड पर बैठा हुआ। अगर सभी मांगों पर बात नहीं बन पाई नेहरा साहब, तो नहीं, इनमें से कोई मांग ऐसी है ही नहीं जो छोड़ने लायक हो। अगर आप एमएसपी कानून देते हैं तो बाकी चीजें तो नॉर्मल सी है। इन सबको देने के लिए तैयार पहले से सरकार हो चुकी है। 12 दौर की बैठक के दौरान, 11-12 दौर की जो बैठक हुई, उसमें जो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी हैं उन्होंने और जो दूसरे साथी लोग जिनसे मुलाकात हुई थी, उन बाकी मांगों पर पहले से तैयार थे। तो अब उसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, रावल साहब मैं आपके पास आता हूं। क्या वाकई रुख जो है अब नरम हो चुका है, और नरम भी ऐसा जैसा कि किसान नेता, किसान मोर्चा चाहता था? भाजपा का या प्रधानमंत्री मोदी जी का दिल पहले दिन से ही नरम है। पहले दिन से ही बड़ी संवेदना के साथ, बड़े संवेदनशीलता के साथ और बहुत सहानुभूति के साथ जो है आंदोलनकारियों की बात सुनी गई है। और पहले दिन से ही उन्हें एंगेज करने का प्रयास किया गया है कि उनसे बातचीत हो, उनके सुझाव मांगे गए हैं। और फिर जब बात बहुत जहां एक डेडलॉक आ गया था, वहां पर भी आकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं भी अपनी तरफ से ही उन्होंने इन कानूनों को भी वापस ले लिया, ये कहकर कि ये किसान के हित में बनाए गए कानून थे, लेकिन देश के हित में वापस ले रहे हैं। तो पहले दिन से ही प्रधानमंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी का दिल नरम रहा है। और नरम क्यों ना रहे? देखिए, किसान भारत के लिए, भारत की सारी जनता के लिए अन्न उत्पन्न करता है, और किसान के प्रति भारत की जनता का जो जो स्थान है किसान का, वो एक महान स्थान है, एक बड़ा स्थान है। तो क्यों ना नरम रहे? नरम तो रहना ही चाहिए। यानी अब मान लिया कि आंदोलन किसानों का ही था? रावल साहब, देखिए, आंदोलन किसका था किसका नहीं था इस बहस में नहीं जाना चाहिए, लेकिन किसान, बहुत सारे किसान संगठनों ने आकर इन जो कुछ चंद लोग थे, इनसे अलग भी बात कही है। लेकिन कोई बात नहीं, जब इस प्रकार का माहौल बनेगा कि कंसेंसस के साथ फैसला लिया जा सकेगा, तब उस पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे संगठनों ने बहुत लंबे समय तक आंदोलन किए थे इन कानूनों को लाने के लिए। कुछ संगठनों ने ऐसा भी कहा कि नहीं, इस पर उनकी आशंकाएं हैं। जब तक वो आशंकाओं को नहीं समझेंगे, हम उस पर उनको फोर्स नहीं करना चाहते। हम हमेशा, और सरकार का रुख रहना भी यही चाहिए, एक मिडिल ग्राउंड देखते हुए जो चीजें जो है वर्केबल हैं, उनको आगे, उन पर आगे बढ़ना चाहिए। और एमएसपी की बात इन्होंने कही है, एमएसपी जो है उसका क्या व्यवहारिक रूप होना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। क्यों ना चर्चा हो? ठीक है। संजीव भारद्वाज जी, किसान नेता कह रहे हैं कि रुख नरम अपनाया है सरकार ने, और राहुल गांधी जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहते हैं कि सरकार असंवेदनशील है। बस भारद्वाज जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो, चलिए, मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, मैं कनेक्शन को दुरुस्त करता हूं, फिर वापस आऊंगा। रेड्डू साहब, आपसे लेता हूं पहली रिएक्शन। आंदोलन को लेकर आज जो बातचीत चल रही है सीएम साहब के साथ, क्या कुछ उसमें संभावनाएं तलाश रहे हैं? लंबा संघर्ष चला, पूरा देश काफी परेशानी झेल करके यहां तक पहुंचा है, और बड़े ही सौभाग्य की बात है
कि सही कहा है, देर आए दुरुस्त आए। कम से कम किसान सरकार को समझाने में कामयाब हो गए। सरकार तो समझाना न चाहती थी, न सरकार के पास समझाने के लिए कुछ था। किसानों ने सरकार को समझा दिया। ये बड़ी बात है कि सरकार ने किसानों की बात को समझ लिया और आज सरकार और किसान कहीं न कहीं इस आंदोलन की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है पूरे प्रदेश के लिए। लेकिन जिस प्रकार से अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता भाई ने बड़ी साफ गोई बात करने की कोशिश की कि सरकार का दिल तो किसानों के प्रति होना ही चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, सरकार को तो नरम रहना ही चाहिए था। जितने अपशब्द और जितनी यातनाएं किसानों को देने का काम किया तो वो बहुत ही निंदनीय और असहनीय थी। लेकिन उस मुद्दे पर हमें नहीं जाना चाहिए। सरकार को जिस प्रकार से कानून 19 तारीख को अचानक एकदम वापस लेने का काम किया केशव जी, मैं समझता हूं अगर उसी दिन भी ये आंदोलन को समाप्त करवाना चाहते तो करवा सकते थे, क्योंकि जो मांगे, कुछ मांगे ऐसे थी कि पहले ही सरकार उनके ऊपर सहमति दे चुकी थी। चाहे वो बिजली का बिल था, चाहे वो प्रदूषण का बिल था, वो पहले ही सरकार माने हुई थी। उसी दिन उन बातों की भी घोषणा की जा सकती थी। और जहां तक किसानों के ऊपर दर्ज हुए मुकदमे और शहीद किसानों की बात, देखिए ये सार्वभौमिक इस बात के ऊपर चर्चा चली हुई है पूरे विश्व में कि यदि कोई आंदोलन होता है और उस आंदोलन के दौरान किसी भी प्रकार के आंदोलनकारियों पर, आंदोलनरत आदमियों के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज होता है या उस आंदोलन में किसी की कोई मृत्यु प्राप्त हो जाता है तो वो पूर्ण रूप से उस आंदोलन से संबंधित मुकदमा माना जाता है। उस आंदोलन से संबंधित एक जो है ना वो माना जाता है, ट्रेजेडी मानी जाती है। अब क्योंकि सरकार ने मान लिया है कि हम गलती पर थे, हमने गलत कानून बनाए थे, इसलिए आज हम उनको वापस ले रहे हैं। सरकार ने ये कहा माना है कि कानून हमारे गलत थे, रेड्डू साहब? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी नहीं, बिल्कुल माना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो देश के प्रथम व्यक्ति होते हैं, पूरे देश से इस बात की माफी मांगते हैं, इस बात की माफी मांगते हैं। प्रथम व्यक्ति तो राष्ट्रपति होते हैं और उन्होंने माफी तो रेड्डू साहब उन्होंने उन किसानों से मांगी, ये कहकर मांगी कि प्रकाश की तरह पवित्र थे, दिए की तरह पवित्र थे, लेकिन जिनके लिए फायदेमंद थे वो भी अब हम उनसे माफी मांगते हैं। और ये तो कभी कहा ही नहीं सरकार ने कि कानून गलत है। अब भी कह रहे हैं रावल साहब, हाँ भर रहे हैं इस बात को लेकर। नहीं, कानून तो गलत थे ही नहीं ना। बिल्कुल ऐसा है केशव जी, अगर गलत नहीं थे तो आज वो किसान कहाँ गए जिनको ये कहते थे कि ये तो मुट्ठी भर किसान है, और जो वो झोली भर किसान थे वो कहाँ हैं? वो आज क्यों नहीं खड़े हुए कि नहीं सर हम वापस नहीं? ठीक है, मैं जवाब लूंगा, मैं जवाब लूंगा इस बात का, मैं जवाब लूंगा इस बात का। किसान है, ठीक है, मैं जवाब लेता हूँ इस बात का, लेकिन मैं अमित नेहरा जी के पास आ रहा हूँ। इनेलो के व्यक्ति हैं। ठीक है सर, रेड्डू साहब मैं जवाब लूंगा आपके सवाल का रावल साहब से, उन्होंने नोट किया है। मैं अमित नेहरा जी के पास आ रहा हूँ। अमित नेहरा जी, जिस तरह से देश के कृषि मंत्री भी, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी ये कह रहे थे कि एमएसपी थोड़ी स्वाभाविक सी चीज नहीं लगती है, एमएसपी पर गारंटी बिल देना थोड़ा संभव सा काम नहीं लगता है। अब किसानों के प्रति सरकार का नरम रुख जो है, क्या वो ऐसा ही रहेगा या फिर एमएसपी जो है वो अब भी एक पेंच की तरह दिखने को मिल सकती है? देखिए केशव, नरेंद्र तोमर के अगर पिछले क्रियाकलाप पे नजर डाली जाए, उधर मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल की जो कार्यशैली रही है इस पूरे आंदोलन में, तो मुझे नहीं लगता कि आंदोलनकारी जो किसान है वो इन दोनों से कुछ कन्विंस होंगे, कुछ इनसे प्रभावित होंगे। क्योंकि नरेंद्र तोमर ने तो पहले जब 12वीं दौर की वार्ता थी जिसमें एक हटा दी थी, 11 टोटल हुई थी, एक में तो आए नहीं थे नरेंद्र तोमर, तो उन्होंने लास्ट वाली में ये कहा था कि ये कृषि कानून वापस नहीं होंगे, आप चले जाएं और जब आप इसमें संशोधन करने के लिए तैयार हो तो आ जाएं। तो वो किस मुंह से एश्योरेंस दे सकते हैं किसानों को उस पर भरोसा नहीं है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जब ये कहते हैं अपनी पार्टी की मीटिंग में कि लठ उठा लो और इस तरह की संसदीय जो परंपरा शुरू करने की कवायद थी, तो उससे भी भरोसा टूटा है किसानों का। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसान तो बार बार ये कह रहे हैं कि ये राज्य का विषय था कृषि, तो अब केंद्र सरकार ने ये कहा नहीं ये हमारा ही था। तो प्रधानमंत्री से अगर कोई बैठक होती है किसान संगठनों की, किसान संगठनों को बुलाते प्रधानमंत्री, तो हम ये मानते कि हाँ वार्ता चल रही है, क्योंकि जो लेना है वो तो प्रधानमंत्री को चाहिए। जो डिसीजन लेना है अल्टीमेट, उसमें ना तो हरियाणा के मुख्यमंत्री को फैसला करना है,
ना केंद्रीय कृषि मंत्री को करना है। जो करना है वो तो सारे देश जानता है किसको करना है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें वापस होंगी तभी किसान ठीक है। हटने से। मैं संजीव जी से उनका कमेंट लेता हूं। संजीव भारद्वाज जी, आपका कनेक्शन बीच में लॉस्ट हो गया था थोड़ा सा, मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात रखें। अब केशव जी, जहां तक ये किसान के जो तीनों कानून थे, ये कृषि कानून थे तीनों, ये वापस होने का अभी आंशिक तौर पे इसकी घोषणा हुई है। चाहे वो मुकदमे दर्ज की बात हो, चाहे वो शहीद हुए किसानों के मुआवजे की नौकरी उनके आश्रितों को देने की बात हो, जब तक चाहे वो एमएसपी पे कमेटी बने जिस पे किसान माने, और जिस तरह से वो डिमांड है, ये आंशिक तौर पे अभी कृषि कानून वापस हुए हैं, हमारा ये मानना है। लेकिन हमारा वहां तक है, यदि किसान संगठन सभी किसी बात पे सहमत होते हैं और अपनी घर वापसी करते हैं, तो ये पूरे देश के लिए, न कि कांग्रेस के लिए, किसानों के लिए, गवर्नमेंट के लिए, पूरे देश के लिए एक सुखदायी खबर होगी कि सब अपने घर वापस आ रहे हैं। पहली बात केशव जी ये। दूसरी बात, जहां तक बार बार ये प्रचार करा जा रहा है कि ये गवर्नमेंट किसानों के हक में है, ये है, मैं एक बहुत छोटी सी बात, व्यवहारिक बात बताऊं। जब कोई व्यक्ति अपने प्राण खो देता है तो आमतौर से जनरली उसको सहानुभूति देते हैं, और जहां तक किसानों की बात है, सड़कों पे ठंड की वजह से वैसे ये बार बार कहते हैं नेचुरल डेथ हुई है, ये हुई है। एक मिनट के लिए मान भी लिया जाए कि सड़कों पे किसानों ने आंदोलन के बीच में अगर किसी ने अपनी जान गंवाई है, कोई शहीद हुआ है, दो शब्द भी, सिर्फ दो शब्द किसी नेता ने सत्तारूढ़ दल के, चाहे वो केंद्र की सरकार है, चाहे वो प्रदेश की सरकार है, दो शब्द भी कहे हों, अपितु हमारे मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, जैसे अभी नेहरा जी ने कहा कि लठ उठा लो और इनका मुकाबला करो, तो जहां तक ये बातें हैं, ये बातें सब छोड़ के, भूल के, और इनकी जो जायज बातें हैं, सरकार अगर चाहे तो 2 मिनट नहीं लगती, 2 मिनट में इनकी बात मान के और इनको सम्मान पूर्वक इनके घर भेजें, वो दिन पूरे देश के लिए बहुत खुशी का दिन होगा। ठीक है विदु जी। बड़ी हैरानी की बात है जी। अभी क्या देख रहे हैं इस पूरी डिबेट में हम लोग कि भाजपा और किसान संगठन के जो प्रतिनिधि यहां बैठे हैं, ये तो एक टेबल पर हैं और बाकी के 3 लोग जो हैं वो दूसरे टेबल पर हैं। मसलन हमने सुना कि पवन नेहरा जी कह रहे थे कि किसान आशावादी होता है। मैं खुद किसान हूं, मैं किसान परिवार में पला बड़ा हूं, वही संस्कार है मेरे अंदर, तो मैं जानता हूं कि किसान आशावादी होता है। वो क्या व्यक्ति होगा जो सोने जैसे दाने जो है अपनी मुट्ठी में लेकर मिट्टी में गिर देता है और ये आशा रखता है कि कल को वो बड़ी बड़ी फसल बनेगी और उस फसल की उपज होगी और उस उपज से उसके घर के अंदर खुशहाली आएगी। वो आशावादी होता है किसान। लेकिन यहाँ पर अमित मेहरा जी क्या कह रहे हैं? अमित मेहरा जी कह रहे हैं कि उन्हें कोई आशा नहीं है कि आंदोलन खत्म होगा। इतना निराशावादी स्वर। क्या वो इच्छा रखते हैं कि आंदोलन चलता रहे? क्या उनकी इस प्रकार की इच्छा है? उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि आंदोलन खत्म होगा, जबकि सरकार इतना प्रयास कर चुकी है और अब इस प्रयास का भूरी भूरी प्रशंसा जो है दूसरे पक्ष की तरफ से भी आने लग गई है। हम यहाँ पर पैनल कर ही नहीं, एक के बाद एक जो इस आंदोलन से जुड़े हुए नेताओं की स्वर देख रहे हैं, एक दो को छोड़ दे जिनका राजनीतिक मंशाएं हो सकती हैं, ज्यादातर लोग जो है ये कह रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री इतना ही नरम होना चाहिए जितना नरम अभी है। लेकिन यहाँ पर क्या बातें हो रही है? फिर संजीव भारद्वाज जी अभी भी बता रहे थे कि 2 मिनट नहीं लगते, 2 मिनट नहीं लगते देश की सरकार को। ये 2 मिनट इंदिरा गांधी जी को क्यों नहीं मिले? उन पूरे देश के अंदर जिस प्रकार उन्होंने लोकतंत्र पर ताला लगा दिया, आधी रात को सारे देश को जेल में डाल दिया, उस समय 2 मिनट की संवेदना उनके पास क्यों नहीं थी? 19 महीने लगे, 19 महीनों तक जेल में सड़े हैं लोग मीसा के तहत। 2 मिनट राजीव गांधी को क्यों नहीं मिले जब उनके गुर्गे
सड़कों पर, दिल्ली की सड़कों पर सिखों का कत्लेआम कर रहे थे और टायर जलाकर उनको मार रहे थे, और वो कह रहे थे बेशर्मी के साथ कि जब कोई पेड़ गिरता है, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। 2 मिनट सोनिया गांधी और राहुल गांधी को क्यों नहीं मिले जब 4 जून 2011? ठीक है रावल साहब इतना ज्यादा हम इतिहास के तहखानों में नहीं जाएंगे, नहीं उड़ेलेंगे उन चीजों को, लेकिन मैं एक थोड़ा सा लॉजिकल 7.5 साल 1 मिनट आज मैं रावल साहब की सारी बातों का जवाब दूंगा। ये भावनात्मक जो धार्मिक प्रचार करते हैं ना, आज मैं इनकी सारी बातों का जवाब दूंगा। मुझे 2 मिनट देना प्लीज। ये जो प्रचार करते हैं और जो अपनी नहीं देखते कि इतना लंबा एजिटेशन चला, रावल साहब इस बात को भूल जाते हैं। सड़कों में लोग जान दे रहे हैं, इस बात को भूल जाते हैं। मुख्यमंत्री जी, आदरणीय जी कहते हैं लठ उठा लो, इस बात को भूल जाते हैं रावल साहब। आपकी जो बातें हैं, आपकी बातें धार्मिक प्रचार फैलाने के अलावा कुछ नहीं है। आप कुछ नहीं, आपकी बातें। मेरे को प्लीज 2 मिनट देना केशव जी, मेरे को 2 मिनट देना। मैं रावल साहब की बात का जवाब देना चाहूंगा। ठीक है विदु जी, बात पूरी कर लेते हैं, फिर मैं संजीव जी आपके पास आता हूं जल्दी से। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता ऐसा कह सकते हैं कि तब की कांग्रेस दूसरी थी, आज की दूसरी। अभी रिसेंट बता देता हूं, 4 जून 2011 को परमिशन लेकर आंदोलन कर रहे थे बाबा रामदेव, और इनके 4 मंत्री, कैबिनेट मंत्री उनका स्वागत कर आए थे, उनको लेकर आए थे। और किया क्या? दिन में वार्ता की, रात को बच्चों और महिलाओं के ऊपर रात को 1:30 बजे पुलिस ने जो बल प्रयोग किया, जिसके अंदर एक राजबाला नाम की महिला की हत्या कर दी पुलिस ने। ये लोग हमें प्रवचन देते हैं, तो देखिए दर्शक तो देख ही रहे हैं ना इनका चरित्र। दूसरा, यहाँ पर रेडू साहब बैठे, कभी निकल जाना चाहिए। ठीक है रावल साहब, मैं एमएसपी को लेकर सवाल कर रहा हूँ। ये बहुत ज्यादा ऑफ द ट्रैक हो जाएगा सर, ये बहुत ज्यादा ऑफ द ट्रैक हो जाएगा। मैं एमएसपी को लेकर सवाल कर रहा हूँ। विदु जी, आप एमएसपी को लेकर रावल साहब भटकाते हैं। हाँ, सारी चीजों को भटकाते हैं इनके पास। ठीक है जो टॉपिक होता है उसका कोई जवाब नहीं होता। वो पता नहीं कहाँ ले जाते हैं, मैं वापस लेकर आ रहा ले जाते हैं बठिंडा। संजीव जी, मैं जवाब लेता हूँ अब। विदु जी, एमएसपी को लेकर नहीं होता इनका। एमएसपी को लेकर एक मन बन चुका है क्या? उसकी गिनती भी करके आएंगे। विदु जी, एमएसपी को लेकर एक मन बन चुका है क्या? देखिए, एमएसपी को लेकर बहुत सारे मन, बहुत सारे दिमाग बैठकर चर्चा करेंगे। देश सबका है, यहाँ पर चर्चा होनी चाहिए, और यही आज तक आंदोलनकारियों की मांग रही है। उन्होंने कहा है कि चर्चा करें, किसान के साथ चर्चा करें, किसान संगठनों के साथ चर्चा करें, और किसान संगठन भी हर प्रकार के किसान संगठन, तो हो सकता है किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अफिलिएटेड हो, उनके साथ भी चर्चा हो। तो इसी को लेकर एक बड़ी व्यापक बड़ी समिति में पूरी चर्चा होनी चाहिए, और हर प्रकार की प्रोज और कॉन्स पर बात होनी चाहिए कि क्या किस चीज से फायदा हो सकता है। आनंद फानंद में देखिए, कोई भी कानून नहीं बनना चाहिए। इन लोगों ने कहा है कि जल्दी से कानून बन गए, आनंद फानंद में बन गए, कोरोना काल में बन गए, अध्यादेश के माध्यम से बन गए। अब वो गलती तो कम से कम ये दोहराने के लिए मजबूर। ठीक है, पवन नेहरा जी। विदु रावल जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसान आशावादी था बिल्कुल, लेकिन आप उस बात की ओट ना ले। हमें याद तो वो भी है, लेकिन हम उन बातों को भुला देना चाहते हैं कि हमें खालिस्तानी पाकिस्तानी कहा गया। हम भुलाना चाहते हैं और भूलना चाहते हैं। हमने भी बक्कल उतरने से लेकर खाल उतरने तक बहुत सारी बातें सुनी, आप भी भूल जाइए। आपने भी बोला और हम भी बोलेंगे, और दिल्ली का गला घोटने की बात। लेकिन आपने कहा कि किसान चर्चा करना चाहता है। किसान इस बात के लिए चर्चा करने के लिए नहीं कह रहा। किसान कह रहा आप जो कानून लाए थे उन पे चर्चा करिए, उनको बेशक से आप दोबारा लाइए, चर्चा करके लाइए, लेकिन एमएसपी का कानून तो हम सालों से मांगते हैं। हमें एमएसपी कानून की गारंटी दे दीजिए, एक कानून हमें एमएसपी की गारंटी दे दीजिए, उसके बाद आप चाहे लागू कैसे होगा इस पर चर्चा कीजिए। कानून एमएसपी कानून की गारंटी दीजिए, हमें एमएसपी गारंटी दीजिए। कानून चाहते हैं आप बताइए एक बार। क्या ये 3 शब्द है ना, आप किस प्रकार का कानून चाहते हैं उस पर चर्चा करते हैं। उस पर चर्चा होगी, उस पर बाद में चर्चा होगी। हमें पहले दीजिए एमएसपी। तो मैं भी यही कह रहा हूँ सर, एमएसपी गारंटी कानून हमें दीजिए, बाकी चीजों पर चर्चा करते रहिए। क्या चाहिए आपको? एमएसपी कानून की गारंटी चाहिए, एमएसपी की गारंटी चाहिए। क्या गारंटी चाहिए कि हमारा माल एमएसपी पे बिकेगा, इससे नीचे जो खरीदेगा उसे सजा होनी चाहिए। जब एमआरपी के ऊपर बेचने वाले को सजा है तो नीचे खरीदने वाले को सजा नहीं होनी चाहिए। और उसकी चर्चा होकर के उसके रूल रेगुलेशन बनाए जाएंगे। चर्चा बाद में होती रहेगी, पहले हमें एमएसपी का कानून दे दीजिए। लागू कैसे होगा चर्चा इस पे करिए। राहुल साहब,
रावल साहब, पवन जी का ये कहना है कि आप पहले गारंटी दे दीजिए, फिर उस गारंटी में क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा वो बात की बातें हो जाएंगी, लेकिन पहले गारंटी दीजिए, पहले कानून बना दीजिए। उनका ये सवाल बाद में डिस्कस होगा। वो नहीं, कानून किस चीज का बनाना है? एमएसपी का ना? हाँ, कानून ये बनाना कि एमएसपी से नीचे कोई भी खरीद करेगा, चाहे सरकार चाहे कोई प्राइवेट प्लेयर, उसको सजा का प्रावधान होना चाहिए। जो आपने कहा इस पर चर्चा कर लेते हैं, जो आपने कही है भाई साहब बात जी, इस पर चर्चा कर लेते हैं। आप भी सुनिए मेरी बात, आपकी बात ध्यान से सुनिए मैंने जी। आपने कहा कि एमएसपी से नीचे कोई खरीद करेगा जी तो उसको जेल हो जाएगा, बिल्कुल होना चाहिए। अभी एमएसपी की फुल फॉर्म होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बिल्कुल। इसकी फुल फॉर्म मिनिमम सेलिंग प्राइस नहीं होती, पहली बात। यानी सरकार जिस रेट पर किसी चीज की खरीद करती है, फसल की खरीद करती है, उसको एमएसपी बोलते हैं, ठीक बात। तो सरकार बहुत बार सपोर्ट करने के लिए किसान को प्राइसेस को इन्फ्लेट करती है। जैसे बाजरे का एक उदाहरणार्थ देते हैं, जिसका हमने देखा कि मार्केट रेट 1300, 1400, 1500 रुपए शायद है, लेकिन सरकार ने एमएसपी बाजरे के किसान को सपोर्ट करने के लिए, उसका प्रोत्साहन करने के लिए 2250 रखी। अब अगर आपकी बात मानकर, जैसा आपने कहा, बात तो आप ही की 800 रुपए का बिक रहा है भाई साहब, सुनेंगे ना? 800 रुपए का बिक रहा है। आप मुझे बताएं, आप मुझे एक बात सुनेंगे ना? हमारे को भी टाइम दो, आप इसको ज्यादा टाइम दे रहे हैं। मेरा एमएसपी तय कैसे होता है? मेरा मिनिमम है, मिनिमम से नीचे हम क्या लेंगे? मिनिमम है सर, आपने सपोर्ट की तो बात कर दी, आपने उस मिनिमम शब्द को भूल गया। न्यूनतम, इससे नीचे नहीं हो सकता, वो बात करो। तो न्यूनतम से नीचे हम क्या लेंगे? न्यूनतम से नीचे तो हमें फांसी दे दो, इससे ज्यादा क्या बचा है? पवन जी, ये भावनात्मक बातें मैं भावनात्मक नहीं है सर, ये तथ्यात्मक बातें हैं। आप तथ्यों पर बात करें, मिनिमम से नीचे कोई क्या लेगा? अरे भाई साहब, तथ्य पर तो बोल ही मैं रहा हूँ, आपसे आधे घंटे से पूछ रहा हूँ क्या चाहिए, वो नहीं बता पा रहे। बता दीजिए ना। एमएसपी, अब रुकिए, एमएसपी पर खरीद होगी, इसकी गारंटी करिए। हाँ, बात कर रहा हूँ ना आपको। दूसरे यहाँ पर प्रयास पूर्वक विदु जी दूसरे की बात को दबाने का प्रयास, एक एक कर सबकी बात आ रहा हूँ, मैं एक एक कर सबकी बात आ रहा हूँ। अपने 7.5 साल का लेखा जोखा नहीं बोलते। ठीक है भारद्वाज जी, 20 साल 50 साल वाली बात याद है इनको? ठीक है, छोड़ चुका है सर उस बात को, आगे बढ़ चुके हैं। वो एमएसपी को लेकर, विदु जी एमएसपी को लेकर जो पवन जी का स्पेसिफिक क्वेश्चन है, आप उसका स्पेसिफिक आंसर दीजिएगा प्लीज सर। स्पेसिफिक आंसर मैं दे रहा हूँ आपको कि एक बाजरे का उदाहरण दे रहा था मैं, जिसका 2250 एमएसपी है। अगर एमएसपी का कानून इनका जिस प्रकार से यहाँ पर डिबेट में बैठकर जो इनका सुझाव है, इस सुझाव को ऐसे कैसा मान लिया जाए कि 2250 रुपए की से खरीद जो कम करेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा, तो निश्चित हो गया कि 22 से 50 कोई खरीदेगा नहीं। अभी उसका जो मार्केट के अंदर प्राइस है वो 1300, 1400, 1500 से ऊपर नहीं है, लेकिन सरकार प्रोत्साहन देने के लिए दे रही है। इसका मतलब व्यापारी जो है मार्केट रेट से ऊपर जाने को मजबूर होगा। अब होगा क्या? अब गेहूं का उदाहरण ले लेते हैं, 2015 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से, यानी 100 किलो का 2015 रुपए, जबकि विश्व बाजार में वही गेहूं जो है, और शायद कुछ मानकों में इससे बेहतर, 1448 रुपए, 1400 रुपए 48 अगर यूएस डॉलर में करें तो 9.83 यूएस डॉलर है। तो क्या किसान जो है, जिसकी केवल 10%, पहले 6% होती थी, अब केवल 10% एमएसपी पर होती है, उतनी तो सरकार खरीद लेगी। बाकी जो 90% जो गेहूं है वो व्यापारी इनसे खरीदने की बजाय वो इंपोर्ट करना पसंद करेगा, क्योंकि भारत जो है, हम लोग जो है, हम WTO के सिग्नेटरी हैं। 1448 रुपए का अगर उसको घर पर आया हुआ व्यापारी को गेहूं मिलेगा तो बाकी जो 90% किसान है बर्बाद नहीं हो जाएगा क्या? और आगे सुनो, और स्वामीनाथन आयोग की बात सुनो। स्वामीनाथन आयोग जो है, वॉल्यूम उनकी सिफारिशों की वॉल्यूम 3 पेज 142 क्या कहती है? वो सिफारिश करते हैं कि फसलों की विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए गेहूं और धान की तो एमएसपी खत्म कर देनी चाहिए। ये स्वामीनाथन आयोग की बात कर रहा हूं मैं, पेज नंबर 142 पढ़े वॉल्यूम 3 का, साफ लिखा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी हमें मिडिल ग्राउंड बनाना है, हमें जो मॉड्यूलर इंडस्ट्री है इसको और बेहतर तरीके से लागू करना है। किसी की बात में आकर किसी की देखिए व्यवहारिक पक्ष होना चाहिए। तभी तो हम कह रहे हैं आओ टेबल पर, बताओ किस प्रकार की एमएसपी चाहते हो। अगर बाजरे के किसान के लिए इतना बड़ा नुकसान होगा कि अगर इनकी बात मानकर जल्दबाजी में इस प्रकार का एक कानून बना दिया जाए, तो एक नहीं, शुगर केन की बात करते हैं, आज कहीं पर हम 362 रुपए प्रति क्विंटल खरीद रहे हैं, कहीं 300 रुपए है, यानी 30 रुपए प्रति किलो का हिसाब अगर लगा लें, यानी प्रति क्विंटल का वैसे तो हिसाब है 362 रुपए प्रति क्विंटल हरियाणा में खरीद रहे हैं, देश में सबसे ज्यादा है,
लेकिन अगर 30 का करें तो उनका बाहर जो है विश्व बाजार में जो उसका रेट है, ठीक है, वो 22 रुपए भी नहीं। मैं पवन जी से जवाब ले रहा हूं इस बात का। ये आंकड़े रखिए, अब इसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है, पवन जी आप बताइए। विधु रावल जी, आपने बात करी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमत कम है, जबकि भारत में इसकी कीमत और एमएसपी ज्यादा है। अलग अलग देशों में अलग अलग धरातल पर अलग अलग आप जानते हैं कि उसके ऊपर लागत आती है। एक दो देश बताइए जिसमें 2015 से ज्यादा हो, एक दो देश बताइए। चलिए आप छोड़ दीजिए, उसको नहीं होगा, लेकिन अलग अलग देशों में लागत भी तो। आप डीजल को कम कीजिए, आप खाद की कीमत कम कीजिए, हमारी लागत कम हो जाएगी, हम सस्ता बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप डीजल को तो बढ़ा के ले जाए 200 पे, आप खाद की बोरी कर 47 किलो और 50 रुपए बढ़ा दें ऊपर से। आप इन चीजों पर क्यों नहीं ध्यान देते? हमारी लागत को कम करने का काम क्यों नहीं करते? अगर आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार, पहले सुन लीजिए, मैंने आपको बड़े आराम से सुना। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार से अगर आप सारे काम करने की कोशिश करते हैं, हमें कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कितनी सब्सिडी उनको दी जाती है उस पर भी आप चर्चा करें। आपको मालूम होगा अमेरिका में कितनी दी जाती है, ये भी आपको मालूम होगा कि वहाँ की लागत क्या आती है और यहाँ की लागत क्या आती है। हम तो लागत पर ही तो कुछ मांग रहे हैं, आप हमारी लागत कम कर दीजिए ना, हमें खाद सस्ता कर दीजिए, डीजल सस्ता कर दीजिए। और एक सेकंड सर, एक मेरा पॉइंट रह गया, आपने बड़ा अच्छा उठाया कि टेबल पर आइए। टेबल पर तो 2011 में भी आ चुके हैं, जिनके खुद आपके हमारे प्रधानमंत्री जी उस समय के मुख्यमंत्री थे, और वो टेबल पर उन्होंने भी ये कहा था कि हमें मिलना चाहिए, एमएसपी गारंटी मिलनी चाहिए। अब वो बातें भूल जाते हैं, आपको सबकी बातें याद रह जाती है। मेरा साहब एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे है सर, अभी जो सरसों के ऊपर एमएसपी है सर, वो कितना मिल रहा है सरकार की तरफ से? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, जो आधिकारिक आंकड़ा है सरसों के, मेरे से जानना, हाँ आपसे जानना चाह रहा हूं। 4800 रुपए का 4800 मिल रहा है, और बाजार में कितने की हम बेच पा रहे हैं किसान भाई हमारे? सरसों का जो भाव है वो 4800 से ऊपर भी बिका है, इसमें कोई शक नहीं है, इस बार बिका, लेकिन कितना परसेंट बिका है? सवाल तो सुन लीजिए, सर, ये सोची समझी सर, मैं काउंटर नहीं कर रहा हूं, आपको मेरी कोई जाती नहीं है आपसे। मैं एक एमएसपी बिल को लेकर एक पहलू आपके सामने उठा रहा हूं। अगर सरकार आपको एमएसपी बिल दे देती है कि इससे नीचे कोई नहीं खरीदेगा, और एमएसपी सरकार का है 4800 आपने बताया ना, तो 4800 से नीचे ही बिकेगा, इसका मतलब 4800 तक ही बिकेगा? नहीं, 4800 से नीचे नहीं, 4800 से ऊपर कितना भी चला जाए। हाँ। ऊपर की कैप हम थोड़ी लगा रहे हैं, हाँ। हम तो नीचे की कैप लगा रहे हैं कि इससे नीचे नहीं जाए, ऊपर तो जिसका जितना प्रॉफिट होगा वो खरीद लेगा। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक नीचे वाला ब्लॉकेज लगा दिया जाए? जी, नीचे वाला ब्लॉकेज लगा दिया कि इसके नीचे ना जाए। मतलब अगर देश में अगर मेरी लागत 10 रुपए है, हाँ। और मुझे उसमें प्रॉफिट दिया जाता है 10% या 20%, तो 12 रुपए में मेरी चीज खरीद ली जाए, बात खत्म हो जाती है। तो मेरी एक बात बताइए ना सर, 12 रुपए आप तय कर दीजिए, उसके ऊपर कोई 13 में खरीदना चाहे। नहरा साहब, अब इसी पॉइंट पर थोड़ा सा डिस्कस मैं करता हूं। मैं आता हूं सर, मान लीजिए सरकार अपना पूरा तामझाम तैयार कर लेती है कि हम 4800 की एमएसपी में खरीदेंगे, जी, सरसों को खरीदेंगे, जी, लेकिन जब बाहर कहीं भाव मिलेगा 8000 का किसान को, तो किसान किसे देगा? 8000 वाले को देगा। तो सरकार का सारा तामझाम यहां पर फेल हो गया, नुकसान किसका हुआ? नुकसान किसका हुआ? सरकार अगर 4500 और 4800 रुपए खरीदना चाहती है तो सरकार तो उसको देगी ना, किसान तो उसको बेचेगा ना जो ज्यादा देगा, उसी को देना चाहेगा ना। तो मतलब अब आप क्या करना? नहीं, सिक्के के दो पहलू हो गए ना नारा साहब यहाँ। भाई आप एमएसपी मांग रहे हैं, अब आप एक सामान्य किसान तो है, मैं मान रहा हूं इस बात को, लेकिन आप किसानों का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं, तो आपसे इतनी भी अपेक्षा रखी जा रही है सर कि आप जो फॉर्मूला लेकर आएंगे उसके ऊपर R&D रिसर्च आपने किया हुआ होगा। तो एक सिक्का तो आपने बता दिया उसका पहलू, अब दूसरा पहलू मैं आपसे पूछ रहा हूं, भाई देश तो अपना ही है ना, देश का तो नुकसान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, देश का कहां नुकसान हो रहा है? प्राइवेट प्लेयर खरीद रहा है या सरकार खरीद रही है, जा तो वो देश के लिए ही रहा है ना, उसका तेल निकाल के प्राइवेट प्लेयर क्या करेगा? सर भाव की बात यहीं पे ना, भाव की बात कर रहा हूं सर, मैं भाव की बात कर रहा हूं। भाई सरकार ने अपना 4800 तय किया है, अपना बजट आवंटित किया है, अपने स्टोरेज हाउसेज बनाए हैं, और किसान उसके ऊपर दे ही नहीं रहा है, किसान 8000 वाले को दे रहा है, तो सरकार क्या करे? ये सवाल है। क्या प्राइवेट प्लेयर सारी खरीद लेता है? नहीं खरीदता। प्राइवेट प्लेयर भी सारी नहीं खरीद पाता, सरकार भी सारी नहीं खरीदती। तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि इस साल सरकार ने जो सरसों है वो खरीदी है, सरकार ने सरसों खरीदी है 4800 पे खरीदी, 4800 में खरीदी है, मतलब 4800 में भी किसानों ने सरसों दी है? बिल्कुल दी है। ठीक है, रावल साहब मैं आपके पास आता हूं, फिर मैं संजीव भारद्वाज जी के पास आऊंगा, बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं, जल्दी से जवाब दीजिएगा। लेकिन देखिए, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, इन्होंने कहा कि जब जिस प्रकार की लागत होगी उस प्रकार किसान बेच लेगा, लेकिन आपने कहा कि लागत कम होगी तो कम में भी बेच लेगा।
क्योंकि इंटरनेशनल एमएसपी मार्केट तय में करने जो की बात प्राइस, हुई है सर, वो एमएसपी बेचने की। नेहरा जी आप एमएसपी तय कम करेंगे ना फिर? नेहरा जी एक बार रुक जाइए भाई साहब। हाँ। सुनिए मैंने आपकी बात, मेरा निवेदन है आपसे। बिल्कुल बिल्कुल आप बोलिए। तो यही तो आप हाथ काट रहे हैं किसान का। भाई एमएसपी गारंटी का कानून बना दिया आपने कहा जो कम में बेचेगा खरीदेगा उसको जेल हो जाए, तो आपने किसान के पास से तो अधिकार छोड़ दिया। दूसरा, हमारा जो विजन है किसान को समृद्ध करने का वो ये है कि हमारे देश का किसान नमन है, उसको कोटि कोटि नमन है, उसका वंदन है, उसका अभिनंदन है कि वो आज देश का पेट तो भरता ही है, उसके बाद भी अनाज बच जाता है। हम किसान को इतना समृद्ध भी बनाना चाहते हैं कि वो इंपोर्ट जो देश करता था आज वो एक्सपोर्ट भी करने लगे। किसान कितना समृद्ध हो कम से कम उसको कंपेटिटिव प्राइसेस में लेकर आए। इसलिए तो फसलों के विविधीकरण की बात हो रही है उस कमेटी में। और तीसरी जो उसमें कमेटी के सामने बिंदु रहेगा वो बिंदु रहेगा किस प्रकार से लागत को कम किया जाए, जो कि नेहरा जी भी कह रहे हैं। हम और आप एक ही टेबल पर हैं। ये कांग्रेस और इनेलो वाले कितना ही हमें आपको उलझाते रहे, हम और आप एक ही टेबल पर हैं, क्योंकि नियत आपकी हमारी एक है। ठीक है संजीव जी वो कह रहे हैं आप उलझा रहे हैं उन्हें। भारद्वाज जी, ऐसा है केशव जी, अपने जो प्रोफेसर साहब हैं रावल साहब, ये बहुत ही मतलब धार्मिक प्रचार भी जादुई अंदाज से करने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं बार बार एक बात बताऊं, इनको कल मैं इनके एड्रेस पे ये भेज दूंगा कि ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्या खेल खेलते हैं और 2014 के बाद क्या खेल खेला गया है। इसमें 15 पेज की ये बुकलेट है, एक एक चीज ये पढ़ लेंगे। आपके टीवी पे इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक चीज को डिस्क्राइब करूं, पहली बात। दूसरी बात, ये बार बार इनेलो और कांग्रेस और भारद्वाज जी एक सबसे खतरनाक पॉइंट जो आपको लगता है आप उसे डिस्क्राइब कर दीजिए। कल्प्रिट मैं डिस्क्राइब ये करना चाह रहा हूं, एक पॉइंट, हाँ, कि बार बार ये इसके अंदर सारी चीजें, अब जो ये एमएसपी की बात हो रही है और इसमें कम रेट की बात हो रही है, अब आप ये बताएं जो चीज किसानों के किसानी में यूज होती है उसकी हालत एक साल के अंदर क्या कर दी, चाहे वो डीजल है, चाहे वो पेस्टिसाइड है, चाहे कोई मशीनरी है। पॉइंट बता दो ताकि जवाब मिल जाए। जो झूठ का पिटारा आपने बुकलेट में लिखा है उसमें से एक झूठ का मुझे खतरनाक अवसर दे दीजिए। एक झूठ बोलिए, मैं उसका पर्दाफाश करता हूँ सीधा कोई सा एक झूठ बोल दो उस किताब में से कोई सा एक झूठ बोल दो। ठीक है, मैं पूछ रहा हूं मैं भारद्वाज जी, अभी मैंने किताब नहीं पढ़ी है इनकी, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं पर्दाफाश कर दूंगा इनका। चलिए बताइए, एक पॉइंट बताइए। अच्छा लो, आप है ना, अगर सुनो, पहला पॉइंट इसके अंदर है, सत्ता संभालते ही पूंजीपतियों को नमन और किसानों का दमन। मोदी सरकार, भाजपा सरकार ने सत्ता संभालते ही इस बात का खुला आभास करा दिया था कि पूंजीपतियों को दमन, पूंजीपतियों को नमन और किसान। गालियां दे रहे हैं, ये तो सुबह राहुल गांधी जी रोज ट्वीट करते हैं। इसके लिए किताब के भारद्वाज जी इस ग्रंथ का रचयिता कौन है, मैं पूछ सकता हूं क्या? मैं आपके बीच में नहीं बोलता, एक मिनट। बोनस की समाप्ति का फरमान, अरे वो नीचे तो आ रहा है, पढ़ तो लो, आप रुक तो जाओ, इट इज नॉट वर्थ तो जाओ जो, अरे आप बाद में बोल लेना। ठीक है सर, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नहीं, ये ऑफ द ट्रैक आप लोग लेकर जा रहे हैं इस डिबेट को। संजीव जी ठीक है। बोनस की समाप्ति का फरमान पहला 2012 जून 2014 में बोनस जो मिलता था उसको समाप्त कर दिया। इसके बारे में बोलते हैं आप कि भाई क्यों समाप्त करा था वो बोनस? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मैं जवाब लूं इस पॉइंट का भारद्वाज जी, अगर आप इजाजत। मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं बुकलेट छपी हुई है, मैं तथ्य दूंगा, मैं तो इसको पढ़ के ही सुना रहा हूं। ठीक है विदु जी, जल्दी से रखिए अपनी बात, मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए अब इंतजार कीजिए। ऐसा है, अब इंतजार कीजिए। एक मिनट केशव जी, एक मिनट मैं जवाब देता हूँ। केशव जी एक मिनट। ठीक है विदु जी, एक बार बात पूरी होने देते हैं उनकी। संजीव जी बोलिए जल्दी से। तो सुन लो, दूसरे को तो कोई बोलने ही नहीं दे रहा। केशव जी, मैं ये कह रहा हूं प्रोफेसर साहब को कि ये बुकलेट मैं भेज दूंगा, झूठ का पर्दाफाश
टीवी पर नेक्स्ट डिबेट रख लेंगे और ये सारी चीज ले आए अगर इसमें कोई झूठ हो तो। अब मैं इसको 2 सेकंड में जब मैं बोलने लगता हूं जब ये बीच में बोल पड़ते हैं कि भाई इसमें पॉइंट वाइज कम से कम इसमें 30 पॉइंट है। अगर कोई आपको गलत लगे तो अगली मीटिंग दोबारा रख लेंगे। ठीक है, अभी ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। मैं अब विजेंद्र रेणु जी के पास आ रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। मैं विजेंद्र रेणु जी के पास अब आ रहा हूँ। विजेंद्र रेणु जी रखिए अपनी बात, मैं आऊंगा सर आपके पास, लेकिन मैं रेणु साहब के पास पहले आ रहा हूँ। रेणु साहब, कोई सारे धार्मिक प्रचार बैठ के प्रोफेसर साहब आप बड़े जादुई ढंग से करने की कोशिश करते हो, लेकिन होता नहीं है। ठीक है विजेंद्र रेणु जी, कुछ नहीं है। हाँ, जिस प्रकार से भाजपा के प्रवक्ता अपना पक्ष रख रहे हैं जितनी मजबूती के साथ, मुझे लगता है कि 75 वर्ष की आजादी के बाद भी हिंदुस्तान के किसान के प्रति किसी की भी पॉजिटिव सोच नहीं है। ये मार्केट की तुलना करते हैं फॉरेन के साथ और अपने साथ है और पॉइंट मांगते हैं। अरे भाई, देश का अन्नदाता है, आज सबसे परेशान है, वो हर लिहाज से घाटे में है। उसके इनपुट्स जो हैं इतने ज्यादा 3-3, 4-4 गुना हो चुके हैं, लेकिन उसकी जो आउटपुट है, प्रोडक्शन है, उसका जो रेट उसको मिलना चाहिए वो उसको नहीं मिल रहा है। सभी हमारे सरकारी आंकड़े बताते हैं कि आज किसान जो है 27 रुपए की इनकम के ऊपर जी रहा है। तो एक किसान कह रहा है कि हमारे को एक मिनिमम गारंटी दीजिए, और वो गारंटी देने के लिए इतनी ज्यादा किंतु परंतु जो ये लगाई जा रही है सरकार वाले लोगों के द्वारा, हालांकि सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन प्रवक्ता भाई जिसके हाथ में शायद कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ अपने पार्टी के विचार रखता है और वह पार्टी की तरफ पक्ष के लिए अपने विचार ही रखता है, लेकिन वो लोग भी इतना मतलब जोर दे रहे हैं कि एमएसपी लागू नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। क्या ये किसान के दुश्मनी नहीं तोड़ कर दिखा रहे हैं? नहीं। अरे इनको तरीका खोजना चाहिए किस प्रकार से किसान को एमएसपी लागू नहीं होनी। एक मिनट, किस प्रकार से पहले की तो मैं नहीं कह रहा, जो सरकारों ने कहा, जो मंत्रियों ने कहा, लेकिन आज तो किसी ने नहीं कहा। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं केशव जी, सरकार का फर्ज बनता है जो किसान को अश्योर करे कि भाई आपको इस फसल के कम से कम इतने रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और एक गारंटी है सरकार को इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। केवल किसान हित की अगर इनकी नीयत हो तो एमएसपी बनाया जा सकता है, ये बनाना भी पड़ेगा, क्योंकि अब किसान उल्टे हटने वाले नहीं है। 75 साल से गरीबी झेल रहे हैं और आज मौका है, किसान आज इस एमएसपी को लेकर के ही मानेगा। और सरकार को ये गारंटी देनी चाहिए कि हम एमएसपी का गारंटीड कानून बनाएंगे, उसके लिए कमेटी बना दे, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा हो, फिर प्लस माइनस उसमें जो होगा वो सबकी सहमति से होता रहेगा। और नहीं केशव जी, एक मिनट केशव जी, ठीक है एमएसपी कैसे बनेगी और ये नहीं बनाई जा सकती। एमएसपी के ऊपर मैं ये समझ, आप ये बताएं भाजपा वाले, इसके ऊपर रोड़ा क्या है, इसके ऊपर रुकावट क्या है कि एमएसपी क्यों नहीं बन सकती? किसी भी वस्तु का मिनिमम रेट सरकार क्यों नहीं तय कर सकती? और ये कहा गया है यहां से कि अगर फसल ज्यादा हो जाती है और या रेट ज्यादा हो जाता है, मार्केट में किसान की फसल ज्यादा बिक जाती है और किसान का जो तैयारियां की गई थी वो धरी की धरी रह जाएंगी। केशव जी, ऐसा कभी नहीं होता। जब ये रेट लग जाएगा कि मिनिमम ये रेट है, तो एक फ्लोर मिल को तो मैदा बनाना है तो बनाना है, उसको वो खरीदेगा ही खरीदेगा। मस्टर्ड ऑयल किसी ने निकालना है, उसके मील लगे हुए हैं, उसने खरीदना तो खरीदेगा ही खरीदेगा, वो बिल्कुल नहीं रुकेगा। और सरकार को कोई ज्यादा परचेज नहीं करनी पड़ेगी, मैं दावे के साथ कहता हूं। सरकार को कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक परचेजर का माइंड बदलना है सरकार ने, भाई इससे कम आप फसल को नहीं लेंगे, और वो गारंटी कानून के द्वारा उसका मन बदल जाएगा और वो किसान को उसका फायदा मिलेगा। रेणु साहब एक छोटा सा सवाल मैं आपसे करता हूं। रेणु साहब, आपने बड़े फैक्चुअल बात रखी है सर जी। अगर परचेजर भी नहीं खरीदता है तो किसान कहां जाएगा? आप किसान को बेचने के लिए तो वादे कर रहे हैं, लेकिन परचेजर को भी वादा करेंगे क्या कि भाई तेरे को खरीदना पड़ेगा? मैं बताता हूं। नहीं, परचेजर को बिल्कुल वादा नहीं किया जाएगा। इसीलिए तो कानून बनाया जा रहा है केशव जी, कि मान लो परचेजर कम है या कोई फसल ज्यादा नहीं बिक पाती है, तो उसको गवर्नमेंट परचेज करे और फिर गवर्नमेंट उसको अपने हिसाब से, लोगों को तो लेनी ही लेनी पड़ेगी। हो सकता है, ये मैं मानता हूं, आपकी बात बिल्कुल वाजिब है, हो सकता कुछ नुकसान सरकार को या कुछ सरकार के ऊपर बहुत
डल जाए इसके ऊपर, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं होगा। देखिए आज कृषि के क्षेत्र में लगभग 60-70% हमारे लोग लगे हुए, कृषि का क्षेत्र लगभग 46% का रोजगार दिया हुआ है। ठीक है रेणु साहब, और एक और मानिए केशव जी, आपका ये पूरा हिंदुस्तानी, एक सेकंड और सिर्फ एक सेकंड, पूरा हिंदुस्तानी इसको सुन रहा है। केशव जी, किसान केवल प्रोड्यूसर नहीं है, वो एक उपभोक्ता भी है, उत्पादक नहीं, वो कंज्यूमर भी है, उपभोक्ता भी। अगर वो चीज मार्केट में जाएगी उसका 50% तो वापस किसान परचेज करेगा। जब किसान परचेज करेगा तो कितनी इंडिया की जीडीपी, कितना ग्रोथ होगी उसमें एकदम से। किसान ने खरीदना भी तो है, क्या उसने बेचना ही बेचना है क्या? आलम मैंने गेहूं उत्पादन किया है, सरसों मैंने नहीं किया, तो सरसों को मैं भी तो परचेज करूंगा। जिसने गेहूं उत्पादन नहीं किया वो गेहूं का भी तो परचेज करेगा। सर 50% प्रोडक्शन तो किसान वापस ही परचेज कर लेता है, तो कहां सरकार को खरीदना पड़ेगा? ठीक है, इसकी तो एक नियत सरकार ठीक है। कि मैं अमित नेहरा जी के पास आ रहा हूँ, ये प्रॉब्लम सॉल्व। मैं अमित नेहरा जी के पास आ रहा हूँ। अमित जी रखिए अपनी बात। देखिए केशव, आज जो डिबेट है काफी सतर्कहीन रही है, मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि वो एक कहावत है ना सूत ना कपास जुला ऐसे लट्ठम लट्टा। भाई हम उन चीजों पे बहस कर रहे हैं जो यहाँ पे हो नहीं सकती। तो यहाँ कोई एमएसपी कानून थोड़ी पास होगा। अब एक बीजेपी प्रवक्ता ने बड़ी अच्छी बात कही कि मैं निराशावादी हूँ। हाँ हूं मैं, क्योंकि जो मुख्यमंत्री विधानसभा में प्रस्ताव पारित करता है कि ये अपना कृषि कानून जो वापस नहीं हो सकते, हम उससे कैसे अपेक्षा कर सकते हैं? हाँ, ये बीजेपी प्रवक्ता आके कह दे अभी चैनल पे कि हाँ जो मनोहर लाल जी हैं वही घोषणा करेंगे कि एमएसपी कानून लागू होगा या नहीं होगा। हम मान लेते हैं, हम आशावादी हो जाएंगे, पूरी तरह हो जाएंगे कि वो नरेंद्र मोदी से बड़े व्यक्तित्व हैं, हम मान लेंगे इनकी बात। देखिए इन बातों में कुछ नहीं रखा है। आशा और निराशा। अगर पंजाब विधानसभा के अंदर सुनिए वो विरोध में पारित हो सकता है तो हरियाणा सरकार उसको समर्थन में नहीं कर सकती क्या? तो माना कि संवैधानिक ढांचे को, संघीय ढांचे को शोभनीय नहीं देता ये, नहीं, लेकिन एक इक्विलिब्रियम तो सर होना चाहिए ना। फिर केशव, ना तो पंजाब सरकार के बस में है ना हरियाणा सरकार के बस में नहीं है। पॉलिटिकल स्टंट बोल करके छोड़ दीजिए। हाँ तो वही तो ये कह नाम लेना चाहिए। तो ओहो, मैं यही कह रहा हूं कि जो जिसको करना है उसी को करना है। आप ये समझ क्यों नहीं रहे हैं? भाई नरेंद्र मोदी के अलावा और कौन करेगा इसको? ये तो है। अब मैं वही तो कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं मैं निराशावादी हूँ। जब मैंने ये कह दिया तो ये कह दें कि नहीं, नरेंद्र मोदी नहीं करेंगे, जो सर्वशक्तिमान है हरियाणा के वही करेंगे आके। इन बातों में कोई नहीं रखा है, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है, अभी बात चल रही है एमएसपी की। देखिए मैं सिर्फ किसानों के हक की बात नहीं उठाता भाई, हमें आम आदमी की भी बात उठानी पड़ेगी, एक एमआरपी की भी सोचनी पड़ेगी। भाई कोई फसल इतनी ज्यादा महंगी भी ना हो कि आम आदमी के खरीदने से बाहर चली जाए। अब बात हो रही है 4800 की, 8000 की, 12000 की, 20000 की। भाई उसके लिए क्या है कि सभी पक्ष बैठे, इकोनॉमिस्ट बैठे, एग्रीकल्चर वाले जो एक्सपर्ट हैं वो बैठे, किसान बैठे, सरकार बैठे, तब जाके इस पे मंथन हो, तब जाके बात निकलेगी। ये थोड़ी कि यहाँ पे हमने दो आदमियों से बात करके और हमने कह दिया कि बनेगा या नहीं बनेगा। देखिए कृषि कानून फेल क्यों हुए, आप इसकी तय में जाइए। पहली जो मीटिंग हुई थी, पहली दौर की वार्ता, तो उसमें कोई सरकार का प्रतिनिधि नहीं पहुंचा था, ना कृषि मंत्री पहुंचा था, ना कोई और मंत्री पहुंचा था, वहां पे ब्यूरोक्रेट्स भेज दिए थे। तो वो वार्ता फेल हो गई थी। किसान संगठनों ने ये कह दिया था भी हम इनसे बात नहीं करेंगे। दूसरी वार्ता जो हुई थी दूसरी दौर की में, तो कृषि मंत्री आए थे उसमें, तो किसान संगठनों ने उनसे ये पूछा था, भिड़ते ही पहला सवाल ये था कि जब आपने कृषि कानून बनाए तो उसमें स्टेक होल्डर्स की राय ली गई थी या नहीं ली गई थी? स्टेक होल्डर्स यानी जिसका आपको फायदा करना है, आप हमें उसकी लिस्ट दीजिए, भाई किस किसान से बात की थी या किस संगठन से। तो उसका कोई जवाब ही नहीं था क्योंकि राय ली नहीं गई थी। तो नरेंद्र तोमर ने ये कहा था नहीं इसको छोड़िए, आगे बढ़िए। मैं ये कह रहा हूं कि ये स्थिति दोबारा ना बने एमएसपी पे। उसके लिए क्या है कि सभी मिलकर बैठे और इस पे बात करें। ठीक है नेहरा साहब जी, कुछ तकनीकी कारणों से मुझे आज थोड़ा सा जल्दी अपना प्रोग्राम वाइंड अप करना है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। अमित जी, पवन जी, प्रोफेसर विदु जी, संजीव जी, विजेंद्र रेणु जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।